गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों, मैं सुनकर सर आज आपके लिए लेके आया हूँ भाग दो। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। क्या कह रहा है? सुधार करना। बदलते समय में, वर्तमान समय जो बदलाव हो रहा है उसको देखते हुए, वर्तमान समय की जो मांग है उसको देखते हुए कह रहा है किसी भी संगठन में सुधार की आवश्यकता है, सुधार किया जाए, और विकास की आवश्यकता है तो विकास भी किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई। कह रहा है कि कुछ समय में, हाल के वर्षों में, पिछले कुछ समय में कह रहा है वैश्विक संस्था में, यह एक वैश्विक संस्था है जिसमें सुधार की मांग करते हुए लोगों ने मांग की है, आवाज उठाई है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन कह रहा है सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय, सहमति नहीं हुई। मतलब सुधार किस प्रकार से किया जाए, कैसे, कितना, क्या किया जाए, इसके बारे में कोई स्पष्ट बात सामने निकल के नहीं आई, कोई सहमति नहीं बन पाई लोगों की। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मामला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और उसकी प्रकृति में सुधार किया जाए। दो सुधार की आवश्यकता है। कह रहा है इसकी बनावट में, संगठन जो की बनाया गया है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसकी प्रक्रियाएं, काम करने के तरीके में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, हम इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। दूसरा कह रहा है जो इस संगठन के अंदर न्याय के जो मामले हैं, न्याय के जो अधिकार हैं, उन मुद्दों में भी कुछ सुधार करने की जरूरत, इसकी समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत है कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना और कब करना है। कह रहा लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों तरह के सुधार के जरूरी है, दोनों प्रकार के सुधार होने चाहिए। और क्या कह रहा, देशों के बीच सहमति इस बात पर नहीं है, जो देश हैं उनमें ये सहमति नहीं है इसमें ठीक करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, यही एक बात नहीं स्पष्ट हो पा रही है, नहीं क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब उस पर सहमति नहीं बनी। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बात सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। कह रहा जो बनावट है, संगठन का जो संरचना है और जो कार्य करने के तरीके हैं, उसके सुधारने की जो आवश्यकता है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, बहस है, जो इसका सुरक्षा परिषद संस्था है उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्या कह रहा है? सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। और क्या कह रहा है कि देखें तो सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर उसके काम करने के तरीके में सुधार की जरूरत कह रहा है। इसमें जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। कहने का मतलब ये क्या है, सबसे बड़ी मांग क्या है, जो सुरक्षा परिषद के सदस्य कुल 15 हैं, तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो उसमें कह रहा है जो स्थायी और अस्थायी हैं उन दोनों में सुधार की जो आवश्यकता है, उसमें एक दोनों में संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति में वास्तविकताओं की इस संगठन को बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। ज्यादातर बात ये कह रही है, मांग की गई है कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। मतलब ऐसे देशों के, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश है उनको सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा देशों को। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रिया, उसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं।
और क्या कह रहा है, अमेरिका और पश्चिमी देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी काम करने के तरीके हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें सुधार करने की, प्रशासन में सुधार चाहते हैं। और क्या कह रहा है, जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखें। कुछ लोगों का मानना है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुद्दे हैं और महत्व देने वाली बातें हैं कि उसका काम क्या है कि न्याय के कार्य करे, न्यायाधिकार में जो काम है उस पर सवाल उठाते ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों से ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, शांति और सुरक्षा के अलावा अन्य कार्य भी करे जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसके लिए कह रहा है कि उसके लिए जिम्मेदारी ले और काम करे। जबकि कुछ और लोगों का कहना यह है, कुछ और देशों का कहना यह है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के काम, देश के विकास और देश के विकास और मानव के कल्याण के लिए काम करे, जैसे स्वास्थ्य यानी दवा इलाज जो होता है, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा, शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई, पर्यावरण जो आजकल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसपर रोकथाम लगाई जाए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अच्छे दवा इलाज के लिए ढेर सारे कदम उठाए जाए, तमाम बीमारियों के लिए जो नई नई खोज है, दवाइयाँ, इलाज की व्यवस्थाएं की जाए, लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाए, ढूंढा जाए। जनसंख्या नियंत्रण, किसी भी देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगने का कानून ले आए, काम करे कैसे जनसंख्या को रोका जाए बढ़ने से। मानवाधिकार यानी मनुष्य का जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करना, उसके लिए काम करना। लिंगगत न्याय, महिला और पुरुष में बराबरी का न्याय हो, किसी के लड़कियों की जो हत्या कर दी जाती है वो हत्या नहीं की जानी चाहिए, महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया जाए और समान न्याय किया जाए उनके लिए। और सामाजिक न्याय, समाज में और अनेक तरह के ऊंच नीच, अमीर गरीब, तमाम तरह के लोग जो होते हैं उनके साथ हर तरह का न्याय किया जाना चाहिए। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। तो क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी। कह रहा है 1939 से 1945 तक तो जो युद्ध चला था दूसरा विश्व युद्ध, उसी 45 में समाप्त होने के बाद तुरंत ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और उसके कामकाज के तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविक झलकती थी। 1945 में गठन के बाद जो महायुद्ध हुआ था उसकी जो सच्चाई थी राजनीति उसी के अनुरूप गठन हुआ था कि काम काज के जो तरीके थे उस युद्ध के बाद उनके देखते हुए कि तत्काल प्रभाव से किन किन चीजों की आवश्यकता है सुधार करने की, काम करने की। क्या शीत युद्ध के बाद से ये सच्चाइयां बदल गई, यानी 1991 से ये स्थिति बदली। 1991 से आए बदलाव में से कुछ निम्नलिखित है, क्या देख लेते। सोवियत संघ बिखर गया। क्या हुआ, सोवियत संघ बिखर गया, है ना। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। तीसरा, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है। कहा जो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस था और अमेरिका के बीच अब संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, सहयोग करने वाले हो चुके हैं। इसका दूसरा पॉइंट है अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर। देख लो अभी उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लगभग 140 के आसपास कितने हेलीकॉप्टर से आए थे लोग और पर्सनल हेलीकॉप्टर से सैनिक आई थी सेना,
उसे उठा के ले गए यहाँ, तो तानाशाही है उसकी। अगला चौथा पॉइंट करा, चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। चीन बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, उसने विकास कर लिया है हर तरह से, इसलिए वह तेजी के साथ महाशक्ति के रूप में उभर रहा, अपने पूरे विश्व में अपना वैश्विक संबंध स्थापित करता जा रहा है, वैश्विक प्रभाव छोड़ता जा रहा है, ज़्यादातर देशों को कर्ज दे रहा है, ज़्यादातर देशों में अपने सैनिक अड्डे बना रहा है, ज़्यादातर देशों में अपने कंपनियां फैक्ट्रियां लगा रहा है ना, सड़कें बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। कह रहा है भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर हो रहा है महाशक्ति के रूप में। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। एशिया महाद्वीप की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं। कह रहा कई देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए। सोवियत संघ जो बना हुआ था 1991 जिसका विघटन हुआ, उनमें शामिल हुए कई देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए हैं, अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश भी हैं, और पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी देश थे वो भी इसी में शामिल है। आगे कह रहा विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, पूरे विश्व के सामने एक नई चुनौती है। कड़ी क्या है? जनसंहार, लोगों का मारपीट, हत्या। और क्या कह रहा है? गृह युद्ध, आपस में किसी देश के अंदर कोई युद्ध हो जाना, सेना और वहां के लोग निवास करने वाले लोगों के बीच में हो जाता है कभी कभी। जातीय संघर्ष, जातियों को लेकर के कभी कभी संघर्ष हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आतंकवाद, जैसे पाकिस्तान देखो हमारे भारत में आतंकवादी हमला आज समय में करता रहता है। परमाणुक प्रसार, परमाणु का विस्तार करना, प्रसार करना, लोगों को बनाना। और क्या कह रहा है? जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी, मौजूदा आज। कह रहे जलवायु में परिवर्तन हो जाना, देख रहे हैं धीरे धीरे गर्म तापमान ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठंडी के समय कम होते जा रहे हैं। क्या है? पृथ्वी के तापमान बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ताप वृद्धि दर बढ़ने से। और कह रहा है पर्यावरण की हानि, यानी कि पर्यावरण में हानि हो रही, पेड़ पौधे वनस्पतियों को काटा जा रहा है, तो एक प्रकार की हानि ही हो रही। और तमाम महामारियां, जैसे अभी देखो कोरोना एक महामारी थी जो आई थी, तो ये तमाम ऐसी समस्याएं जिनका सामना करना पड़ रहा है। आगे कह रहा है ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 हो रहा था, शीत युद्ध का अंत 1989 हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है। तो उस समय ये भी सवाल उठा था क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है या नहीं, जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है या नहीं, यानी कि जो कुछ भी कार्य करने हैं क्या उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है या नहीं, ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन कौन से सुधार जरूरी है, और क्या क्या काम करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये भी कितने बेहतर ढंग से इस राष्ट्र संघ को काम करना चाहिए, है ना, इन सब में सुधार किया जा सकता है। पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इस प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहते पिछले 15 साल से इन सब चीजों को ढूंढा जा रहा है सब प्रश्न, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है अभी तक। प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार, देखें क्या कह रहा है, सुधार होने चाहिए। इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मामला कठिन है, इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। कह रहा है जो सुधार की आवश्यकता की बात कर रहा है, मामला अभी थोड़ा कठिन है कि सुधार कैसे किया जाए, क्या किया जाए, है ना, उसी बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कह रहा है हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र
संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 प्रमुख शिकायतों का जिक्र था। क्या कहा संयुक्त राष्ट्र संघ 1992 में क्या है आम सभा थी, उसमें जो 3 बातें आई थी शिकायतें, उसमें देखते क्या है सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। कहा सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक जो सच्चाइयां हैं उनकी नुमाइंदगी या चापलूसी नहीं करता है, इसके फैसलों पर नुमाइंदगी नहीं करता है। ठीक, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। कह जो इसका फैसला है वो पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, पश्चिमी देशों के दबाव होता है इस पर और उन देशों का दबदबा भी होता है इस पर। उन फैसलों में ऐसा दिखाई देता है कि कोई दूसरा जिस पर दबाव डाल के कोई फैसला करवा रहा हो। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या कह रहा है सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं, मतलब सुरक्षा परिषद में बराबरी के हक का सबको हिस्सेदारी नहीं है, सब बराबर रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व है। आगे कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई। कहा तमाम जो शिकायतें आई, तमाम जो बातें बढ़ी, बदलाव करने की जो आवाज उठी, उनको देखते हुए 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं कोफी अन्नान, हालांकि अब तो नहीं है, अब तो एंटोनियो गुटेरेस है, उस समय 1997 में कोफी अन्नान थे, उन्होंने जांच शुरू करवाई कि सुधार कह रहा है कि सुधार कैसे कराए जाएं। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। जो उदाहरण के तौर पर एक बात ये सामने आई कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सवालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मानदंड सुझाए गए। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य उनके बारे में कुछ विचार लेके आए गए, कुछ नियम कानून लेकर आए गए, मानदंड स्थापित किए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। क्या कह रहा है, इनमें से कुछ निम्नलिखित है। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को, क्या है, एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। कह जो एक नया सदस्य सुरक्षा परिषद का हो वो आर्थिक रूप से ताकत बड़ी हो, मतलब पैसा उसके पास ज्यादा हो, संपत्ति ज्यादा हो, धन दौलत ज्यादा हो, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए और उसकी सेना भी बड़ी होनी चाहिए, सैनिक ताकत भी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा सेना होनी चाहिए उसके पास। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जो आर्थिक रूप से बजट होता है, खर्च वर्ष होता है, तो वही देश हो जिस पर पैसे ज्यादा हो, सेना ज्यादा हो। और कह रहा है आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, जनसंख्या के हिसाब से भी देश बड़ा होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। और अगली बात क्या करें कि जहां पर लोकतंत्र हो, जो लोकतंत्र की बातों को मानता हो, लोकतंत्र कायम हो जिसके यहाँ, और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, मनुष्य के अधिकारों के सम्मान भी करता हो, करता हो। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। और क्या कर रहा है, देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता, भौगोलिक क्षेत्रफल में, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में, संस्कृति के लिहाज से अगुवाई करता, नुमाइंदगी करता हूँ, बातें रखता हूँ, पेश करता हूँ। आगे क्या कह रहा है, स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है।
सरकार अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। कह रहा सरकार जो है कुछ न कुछ तो भाई वैधता होगी, रोकथाम कुछ न कुछ तो होगा ही। तो उसमें भी कह रहा सरकार जो है अपने हित अपने अपने सर क्या कर रही, सरकार की हित चाहती है और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देखते हुए, महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए कहता है कुछ फायदेमंद है तो कुछ नुकसानदेह भी कसौटियां होती है, रोकथाम होती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। कह रहा है कोई भी देश सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के लिए इच्छुक हो चाहे ना हो, लेकिन वह उन बातों को बता सकता है कि कसौटियों में यानी रोकथाम में दिक्कत क्या है, नियमों में जो रोकथाम के लिए नियम बनाएंगे उसमें दिक्कत क्या है, समस्याएं क्या है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था, क्या कह रहा है सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए, किसके लिए, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था, चाहे कोई भी देश हो, उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। अब क्या करा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक व्यवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए, है ना, व्यापारिक क्षेत्र क्या है उसके यहाँ, पैसे वैसे क्या है, वही है व्यापार के क्षेत्र क्या है उसके यहाँ, है ना, तो उसकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी होनी चाहिए, है ना, उद्योग धंधे व्यापार कितने उसके यहाँ है, पैसे कितने उसके यहाँ आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी उसकी, पैसे से मजबूत है कि नहीं है, और उसके बाद कितनी बड़ी सैन्य ताकत, सैनिक कितनी ज़्यादा होना चाहिए, सेना कितनी है उसके पास। कह रहा है कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे, और कह रहा है कोई भी राष्ट्र हो तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें अपना कितना योगदान, कितनी सहायता कर सकता है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक। और क्या कर रहा है कोई देश कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा या निभाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जो जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या, उसमें कोई रोड़ा तो नहीं अटका रही है या सहायक है। इसमें अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो क्या कह रहा है, मानवाधिकार और लोकतंत्र के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। कह रहा है ऐसी अगर बात हो, बेहतरीन अच्छे रिकॉर्ड वालों की हो, जिनके अच्छे संबंध, अच्छे व्यवहार हो, अच्छा रिकॉर्ड हो देश का, तो उसमें कई सारे लोगों की लाइन देशों की लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे, मतलब जो परिषद के सदस्य बनेंगे सुरक्षा परिषद के, क्या वे उसके लिए प्रभावकारी काम, कोई सहयोगात्मक रक्षात्मक कार्य कर सकेंगे, बजट में मदद कर सकेंगे या नहीं। ठीक है, इसके अगले सवाल का यह, इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। देखते हैं। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, है ना, स्थलीय क्षेत्र से, उसकी जलवायु के क्षेत्र से, बनावट के क्षेत्र से, जनसंख्या के क्षेत्र जो भी है, तो भौगोलिक दृष्टि से की अगर उसी बराबरी से देखा जाए की नज़र से, तो जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि एशिया आपका
एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? क्या जो बड़े देश हैं महादेश उनको छोड़ करके क्षेत्र उप क्षेत्र जो है कुछ बड़े देशों से छोटे देश है उनको भी प्रतिनिधित्व अगुवाई का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मामला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मामला क्यों नहीं हल किया जाए? कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र को ही ना देखा जाए, आर्थिक क्षेत्र को, आर्थिक विकास को देखा जाए। देश भले ही छोटा हो लेकिन उसका आर्थिक विकास कितना हुआ इस बात को देख करके उसे शामिल किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। कह रहा है आर्थिक विकास को देखे तब भी तो कठिनाई, तभी समस्या है। विकासशील देश विकास की अलग अलग श्रेणियों पर खड़े हैं। जो विकास करने वाले देश हैं, जो विकासशील विकसित देशों की ओर जो बढ़ रहे हैं, विकासशील देश विकास जो कर रहे हैं वो अलग अलग पायदान पर खड़े हैं, अलग अलग श्रेणियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें? कह रहा फिर उनकी जो संस्कृति है उसका क्या करें? रहन सहन, बोलचाल, खान पान, सभ्यता, संस्कृति जो है कर उसकी क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों का सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? और क्या है? क्या कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है जबकि किसी एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित होती? कह रहा है कोई भी देश हो, वो सभ्यता हो यानी बोलचाल या रहन सहन, खान पान, जो भी चीज़ है उसके, उन सब के आधार पर कैसे बांट सकता है? क्योंकि एक ही देश के अंदर, एक ही राष्ट्र के अंदर अलग अलग सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित होती है। ठीक है, अलग अलग सांस्कृतिक धाराएं, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है, रहन सहन, खान पान। इसी से जुड़ा कुछ एक मामला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। क्या कर रहा है? इसी से जुड़ा एक मामला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को, क्या कर रहा है? मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 सदस्यों को दिया गया विशेषाधिकार वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं। कुछ लोगों को यह मानना था, उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा था कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके सभी स्थायी सदस्यों का वीटो पावर खत्म कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है क्योंकि यह निषेधाधिकार और लोकतंत्र के हिसाब से, निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु के हिसाब से, कह रहा है ये बराबरी पे मेलजोल नहीं खाता है, जो उचित नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कितने? 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 समाप्त होने के बाद वह यथास्थिति को कायम बनाने के लिए, स्थिरता बनाए रखने की, अभी युद्ध ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, है ना, युद्ध वगैरह ना हो, इसके लिए उसने क्या किया? घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई, बराबरी का अधिकार दिया गया। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा, उन्हें अपनी बातों को रखने का या हाँ या ना करने का अधिकार होगा। और किसी मामले पर वो अगर सहमत नहीं है तो वो इनकार भी कर सकते हैं या अपनी बात को रख सकते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। कहा इसके बाद नए सदस्यों का चयन होता रहता है 2 साल बाद। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से उस पद के लिए चुना जा सकता है, नहीं चुना जा सकता। कहा है कि 2 साल के समय समाप्त होने के बाद किसी भी सदस्य को अस्थायी सदस्य, किसी भी देश को अस्थायी सदस्य रहने के लिए तत्काल बाद में तुरंत बाद फिर से उसे उस पद पर नहीं चुना जा सकता।
अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन उस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। मतलब अस्थायी सदस्यों का चुनाव इस तरीके से किया जाता है, शामिल किया जाता है कि बारी बारी से जो महादेश है, बड़े बड़े देश हैं, उनके बारी बारी से उन देशों को स्थान मिलता रहे, बारी बारी से सबका सदस्यता का नंबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। क्या करा? बड़ी बात यह है कि जो अस्थायी देश हैं उनको वीटो शक्ति मिली नहीं है, वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, उनको अधिकार ही नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। करा? सुरक्षा परिषद में जो कोई भी फैसला होता है किसके? मतदान के जरिए, वोटिंग के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार है, मतलब प्रत्येक जो सदस्य है उसका, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं तो 10 को एक एक वोट का अधिकार होता है कि एक एक वोट दे सकते हैं किसी मसले पर। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई अपने निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो एक अपने उन 5 में से कोई एक अपने निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही वह अन्य स्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। कहना कोई मुद्दा हो, कोई मसला हो, कोई बात हो जिस पर बाकी के 4 सदस्यों ने जो अस्थायी हैं और जो 10 अस्थायी सदस्य उन्होंने सहमति दे दी हो, लेकिन 5 में से कोई एक सदस्य अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया, निषेधाधिकार का, वीटो का, तो फिर वह फैसला अमान्य हो सकता है, वो नहीं माना जाएगा। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी हो जाए। कह रहा है निषेधाधिकार को समाप्त करने, वीटो शक्ति को समाप्त करने की जो बात चली है, कह रहा है बात तो चली है, लेकिन कह रहा है इस बात की भी समझ बनी है, मतलब इस बात की भी सोच है, सब में समझदारी है, ये बात सामने आई है, सब जान रहे हैं इस बात को कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी हो। जो स्थायी सदस्य हों वो ऐसे सुधार के लिए राजी नहीं होंगे कि वीटो शक्ति का प्रयोग हम ना कर सकें, ठीक है, बात को नहीं मानेंगे वो। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने अमूलचूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। कह रहा है शीत युद्ध समाप्त भले हो गया हो, लेकिन पूरा विश्व अभी कुछ परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, पूरा का पूरा विश्व। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, संभव है कि विश्व अभी इतने अमूलचूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। सही बात है, संभव है कि बदलाव के लिए तैयार नहीं हो कुछ देश। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। कह रहा अगर वीटो शक्ति नहीं होगी तो 1945 के समान जो था ताकतवर जो देश थे, 1945 में जो देश ताकतवर थे उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई दिलचस्पी न रह जाए, कोई लगाव ही न रह जाए, कोई इंटरेस्ट ही ना रहे उनको इसमें। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और करें, इससे बाहर रहकर वो अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करें। इनमें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में, कह रहा है उनके जुड़ने और समर्थन न देने के अभाव में, कमी में, या संगठन प्रभावकारी न रह जाए। कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना समर्थन न दे, सहयोग न करें, तो ये संगठन क्या करे, मतलब कोई मतलब न रह जाए इसका। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से लेके मिलेंगे इसका अगला भाग, लास्ट भाग कल लेके मिलेंगे। हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, यहीं से कल से शुरू करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना कहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। ओके।